इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए सामग्री का एक बेहद विस्तृत और बहुत ही समृद्ध स्टैक है। हमारे पास कुल 20 स्लाइड है जो जानकारी से भरी हुई हैं। बिल्कुल। और ये स्लाइड हमें इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से में ले जाने वाली हैं। जी, आज का विषय महज इतिहास का कोई साधारण पन्ना नहीं है, बल्कि यह समय की परतों के नीचे दबी एक ऐसी दुनिया में जाने का अवसर है जिसने मानव जाति की विकास यात्रा को एक नई दिशा दी। हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये एक बहुत ही उपयुक्त शुरुआत है। और आज के इस अध्ययन का हमारा जो मिशन है ना, वो महज कुछ तारीखों या स्थानों के नाम रटना नहीं है। मुझे लगता है इस पूरी कहानी का जो सबसे रोमांचक पहलू है वो इसकी खोज से जुड़ा है। मतलब सदियों तक ये महान सभ्यता जमीन के नीचे शांति से दबी रही। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बिल्कुल। फिर साल 1921 आता है। स्रोतों से पता चलता है कि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जैसे विद्वानों के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक ऐसा रहस्य खोल कर रख दिया जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, तत्कालीन इतिहासकारों की पूरी समझ ही पलट गई। और जब किसी ऐसी सभ्यता की खोज होती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये कितनी पुरानी है। कालक्रम को लेकर हमेशा बहस होती है जी। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं उनके अनुसार इस सभ्यता के कालक्रम को समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक ट्रिक दी गई है स्लाइड में। हाँ, वो संख्यात्मक तरीका 33, 26 और 19 का आंकड़ा। ये कालक्रम को याद रखने का सच में एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। मैं श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जी बिल्कुल। अगर हम इस ढांचे को समझें तो 3300 ईसा पूर्व वो समय था जब इस सभ्यता का प्रारंभिक काल शुरू हुआ। वो दौर जब छोटी बस्ती आकार ले रही थी। सही कहा। फिर आता है 26 का आंकड़ा, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय, जिसे हम परिपक्व काल कहते हैं। यह वो दौर था जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी। बड़े शहरों का निर्माण हो चुका था। और अंत में 19 का आंकड़ा, 1900 से 1300 ईसा पूर्व का उत्तरकाल, जब इसका धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस सभ्यता का सिर्फ कालक्रम ही नहीं बल्कि इसका भौगोलिक विस्तार भी किसी अचरज से कम नहीं है। विस्तार के मामले में तो ये बहुत विशाल थी। बहुत ज्यादा। ये सभ्यता लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के एक बेहद विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। 12 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब आज के आधुनिक यातायात साधनों के बिना इतने बड़े क्षेत्र की कल्पना करना भी हैरान करता है। बिल्कुल। आप बस एक मानसिक चित्र बनाइए। पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, और उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में गुजरात तक। ये एक बहुत ही विशाल भूभाग था। और इस इतने विस्तृत क्षेत्र में ऐसा नहीं था कि केवल एक या दो शहर थे। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम तो सबसे पहले आता है। वो तो केंद्र थे ही, लेकिन इनके अलावा लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण नगर भी थे। ये सभी इस प्रशासनिक ढांचे का अहम हिस्सा थे। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग क्या बनाता है? उनकी व्यवस्था। हाँ, हमारे स्रोत भी स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सुसंगठित नगर योजना थी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। आखिर इस नगर योजना में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास बनाता है? इसे समझने के लिए हमें आज के शहरों की बनावट को देखना होगा। आज भी कई शहरों में सड़कें बेतरतीब होती हैं। हाँ, ट्रैफिक की समस्या तो है ही। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने हजारों साल पहले पूरी तरह से समकोण पर आधारित एक ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया। ग्रिड प्रणाली यानी उनकी सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। एग्जैक्टली। इसके अलावा पूरा शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था, दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। सही कहा। दुर्ग क्षेत्र जो शायद किसी प्रशासनिक या महत्वपूर्ण काम के लिए ऊंचाई पर बना था, और दूसरा निचला नगर जहां आम जनजीवन बसता था। लेकिन क्या ये मानना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा कि उन्होंने ये सब बिना किसी उन्नत तकनीक के कर लिया? मेरा मतलब है, एक ग्रिड प्रणाली बनाने के लिए तो शहर की पहली ईंट रखने से पहले पूरा नक्शा तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। ये रातों रात नहीं हुआ था। ये एक बेहद मजबूत प्रशासन और बहुत ही उन्नत इंजीनियरिंग सोच का नतीजा था। और सिर्फ नक्शा ही नहीं, उनके मकानों का निर्माण भी इस बात की गवाही देता है। स्रोतों के अनुसार
उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था। हाँ, पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि पक्की ईंटें बाढ़ और समय की मार झेलने में कहीं ज्यादा सक्षम होती हैं। घरों की बनावट भी आज के वास्तुशिल्प को चुनौती देती नजर आती है। हमारे स्टैक में जिक्र है कि घरों के भीतर बाकायदा एक खुला आंगन होता था, अलग कमरे होते थे और स्नानघर भी। यहाँ तक कि कई घरों में अपने निजी कुएं भी मिले हैं। पानी की उपलब्धता का ऐसा इंतजाम सच में अद्भुत है। और निजता और स्वच्छता, ये दोनों बातें हड़प्पा के लोगों के लिए बहुत मायने रखती थीं। स्वच्छता की बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उनके ड्रेनेज सिस्टम को देखकर होती है। हाँ, विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी व्यवस्था। मतलब पक्की नालियां जो सड़क किनारे बनी थी, और सबसे बड़ी बात, वे ढक्कन से ढकी हुई थी, जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी टक्कर देता है। बिल्कुल। हर घर की नाली मुख्य सड़क की नाली से जाकर मिलती थी। जब हम ये सब देखते हैं तो ये सोचना दिलचस्प है कि उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य को इतनी प्राथमिकता क्यों भी होगी। यह दर्शाता है कि उनकी समझ सिर्फ ईंटें जोड़ने तक सीमित नहीं थी, वे महामारियों और बीमारियों के प्रति भी सचेत रहे होंगे। साफ सफाई को लेकर वो बहुत जागरूक थे। और एक ऐसा समाज जो बुनियादी ढांचे पर इतना निवेश कर सकता है, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बेहद संपन्न रहा होगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि उनका मुख्य आधार था, है ना? जी, कृषि में गेहूं और जौ के अलावा कपास की खेती बहुत महत्वपूर्ण थी। कपास की खेती अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बुनियादी पहनावे से भी अपरिचित थे, तब हड़प्पा के लोग कपास उगा रहे थे। इसके साथ ही पशुपालन और हस्तशिल्प ने भी उनकी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया होगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि व्यापार केवल आंतरिक नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बाहरी व्यापार भी करते थे। व्यापार के लिए विशेष मुद्राओं यानी सील्स का उपयोग होता था, और वो विदेशी व्यापार सीधे मेसोपोटामिया तक होता था, वो भी पानी के जहाजों के माध्यम से। इतने प्राचीन काल में समुद्री यात्राएं करके व्यापार करना उनके अदम्य साहस को दिखाता है, और नौवहन तकनीक की गहरी समझ को भी। लेकिन इस पूरे आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य के बीच समाज को लेकर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। समाज में व्यापारी थे, कारीगर थे और किसान थे, फिर भी वर्ग व्यवस्था के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, यही वो बिंदु है जहां मैं रुककर सोचना चाहता हूं। इतिहास का एक नियम सा रहा है कि जहां व्यापार और पैसा आता है, वहां समाज अमीर और गरीब के बीच बंट जाता है। बड़े बड़े महल और साधारण झोपड़ियां इसका प्रमाण होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हड़प्पा में ऐसा स्पष्ट विभाजन नजर नहीं आता। इतिहासकार भी इस बात को लेकर हैरान हैं। क्या वे एक बेहद समान समाज में रहते थे, या फिर उनका प्रशासन किसी राजा की बजाय व्यापारियों की किसी समिति द्वारा चलाया जाता था? विशाल महलों का न मिलना इस सभ्यता को सच में रहस्यमय बना देता है। अब अगर हम उनकी कला और शिल्प की बात करें तो वो भी उतनी ही समृद्ध थी। हाँ, स्लाइड 17 में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। मिट्टी के सुंदर बर्तन, आभूषण, मोतियों का निर्माण और धातु कला। धातु कला की उनकी समझ बहुत गहरी थी। जब हम नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल और पुजारी राजा जैसी मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी उत्कृष्टता का पता चलता है। ये मूर्तियां सिर्फ कला नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके और संस्कृति की एक झलक है। और यही सांस्कृतिक पहचान उनके धर्म में भी दिखती है। बिल्कुल, उनके धार्मिक प्रतीक प्रकृति से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। मातृ देवी की पूजा करना ये दिखाता है कि समाज में सृजन का कितना सम्मान था। और पशुपति की मूर्ति, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। उनका धर्म बहुत ही प्रकृति केंद्रित प्रतीत होता है। लेकिन इन सब के बावजूद हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा पहलू है जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। उनकी अनसुलझी लिपि। यह पुरातत्व की दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। स्रोतों के अनुसार उनकी लिपि में लगभग 400 संकेत चिन्ह हैं। जी, ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हमारे पास उनका लिखा हुआ साहित्य या व्यापारिक खाते मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, कितने नए राज खुलेंगे। शायद पूरा इतिहास ही बदल जाए। तब तक के लिए हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर रहना होगा। और इसी संदर्भ में हमारे स्रोतों में कुछ प्रमुख शहरों की विशेष पहचान का बहुत ही तेजी से विश्लेषण दिया गया है। जी, जैसे गुजरात का लोथल। लोथल एक बेहद प्रसिद्ध बंदरगाह था। वहां मिला डॉकयार्ड इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वे विदेशी व्यापार के लिए कितने सुसज्जित थे।
और इसके बाद अगर हम धौलावीरा की तरफ चलें तो उसकी सबसे बड़ी खासियत वहां की जल संरक्षण प्रणाली है। पानी को सहेजने का उनका तरीका। बिल्कुल। और एक और अनोखी बात यह है कि धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था, जो अन्य शहरों के 2 भागों वाले विभाजन से अलग है। फिर राजस्थान की कालीबंगा का जिक्र आता है, जहां हल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो उनकी कृषि तकनीक को दर्शाता है। लेकिन हर उत्कर्ष के बाद एक पतन भी आता है। हाँ, इतनी विशाल और सुसंगठित सभ्यता हमेशा के लिए टिक नहीं पाई। ये सवाल हमेशा परेशान करता है कि आखिर इतना सब कुछ खत्म कैसे हो गया। स्रोतों में इसके कई संभावित कारणों की चर्चा की गई है, जैसे कि भयानक बाढ़ का आना या फिर बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन होना। नदियों का मार्ग बदलना भी एक कारण बताया गया है। अगर किसी प्रमुख नदी ने अपना रास्ता बदल लिया तो जीवन मुश्किल हो गया होगा। और स्रोतों में एक और सिद्धांत का भी जिक्र किया गया है, आक्रमण सिद्धांत। जी हाँ, आक्रमण सिद्धांत। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम केवल निष्पक्ष रूप से उस सिद्धांत को बता रहे हैं जो हमारे स्रोत में उल्लिखित है। ये सभी संभावित कारण हैं जिन पर अलग-अलग विद्वानों के अपने तर्क हैं। ये स्पष्ट है कि 1921 में खोजी गई ये सभ्यता अपने उन्नत नगर योजना, वैज्ञानिक जल निकासी, व्यापारिक विकास और विकसित कला के लिए जानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थल और नृत्य करती लड़की जैसी कलाकृतियां इसके गौरवशाली इतिहास का प्रमाण हैं। और आज की आधुनिक दुनिया भी इस सभ्यता से बहुत कुछ सीख सकती है। कैसे आज के शहर भी उनकी वैज्ञानिक जल निकासी और नगर योजना से प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम महान सभ्यताओं को अक्सर उनके राजाओं और महलों से मापते हैं, लेकिन हड़प्पा ने आम लोगों की सहूलियत को प्राथमिकता दी। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, उनकी लिपि के 400 संकेत चिन्ह। जिस दिन हमारी तकनीक या कोई इतिहासकार उस हड़प्पा लिपि को डिकोड कर लेगा, तो क्या बता हमें ये मालूम पड़े कि वो हमसे भी कहीं ज्यादा आधुनिक थे। ये बहुत ही गहरा विचार है। शायद उनकी कहानियां हमारी किताबों का पूरा इतिहास ही बदल दें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अलविदा।